नमस्कार दोस्तों। मैंने सोचा कि कक्षा 8 की वसंत पुस्तक की सारे जो प्रश्नोत्तर है वो मैं करवा दूं। इस हेतु मैंने आज यह वीडियो बनाया। तो भाग एक का अर्थ है कि भाग एक में मैं कोशिश करूंगी जितने पाठ शामिल हो जाए, उसके बाद मैं भाग 2 बनाऊंगी। तो केवल प्रश्नोत्तर, बाद में फिर मैं इसके अर्थ वगैरह एक्सप्लेनेशन वगैरह कर दूंगी, परंतु आज मैं केवल प्रश्नोत्तर पर मैंने वीडियो बनाया है। तो देखिए, नोट्स हैं। ध्वनि पाठ 1। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि उसके जीवन में अभी अभी मृदुल वसंत का आगमन हुआ है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कलियों पर हाथ फेरता है और उन्हें अपने नव जीवन के अमृत से सींचता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए स्वेच्छा से अपने नव जीवन के अमृत से उन्हें सींचना चाहता है। पाठ 1 हो गया। बस इतना ही था पाठ 1 में। और शब्दार्थ वगैरह तो बुक में दिया हुआ है ही। वैसे आप चाहें तो यहाँ शब्दार्थ है, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है पाठ 2, लाख की चूड़ियाँ। उसका ये रहा शब्दार्थ। ठीक है। इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर। देखिए, शब्दार्थ में कुछ बचा हुआ है। प्रश्नोत्तर क्या है? प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। लाख की चूड़ियाँ। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो उत्तर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था क्योंकि बदलू उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, और जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी वही बोलने लगा। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? प्रश्न है उत्तर है, वस्तु विनिमय का अर्थ वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। इसकी पद्धति है एक वस्तु लेकर दूसरी वस्तु प्रदान करना। तीसरा, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग ने बहुत से लोगों को बेरोजगार कर दिया, खास करके मजदूरों और छोटी छोटी चीज़ें बनाने वाले कारीगरों को। ठीक। चौथा है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? उत्तर, बदलू बहुत दुखी था क्योंकि लाख की चूड़ियाँ बनाने का उसका काम बंद हो चुका था। यह बात लेखक उसके उदास चेहरे को देखकर समझ गया। ठीक। फिर प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू का काम बंद हो गया और वह बेरोजगार हो गया। ठीक है। और 2 प्रश्न इसमें हैं, एक्स्ट्रा हैं, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, आ सकता है एग्जाम में, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। ठीक है। अगला पाठ है बस की यात्रा। ये बस की यात्रा का है आपका, क्या है बताइए? तो शब्दार्थ। उसके बाद बस की यात्रा का प्रश्नोत्तर है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में श्रद्धा क्यों जागी? लेखक के मन में श्रद्धा जाग गई क्योंकि बस हिस्सेदार एक टायर के कारण जान देने को तैयार था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? क्योंकि रात में चोर डाकुओं उत्तर है, क्योंकि रात में चोर डाकुओं का डर होता है और बस की स्थिति भी दयनीय थी। ठीक है।
तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और इंजन के भीतर बैठे हैं, हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर होगा क्योंकि इंजन की स्थिति बहुत खराब थी, उसमें से भयंकर आवाज़ आ रही थी। ठीक है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? क्योंकि बस का कोई हिस्सा ठीक नहीं था। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि उत्तर है क्योंकि जो भी पेड़ सामने आता, लेखक को लगता कि बस उससे टकराएगी। ठीक है। अगला है पाठ 4 है दीवानों की हस्ती। इसका देखिए ये शब्दार्थ है, इसके बाद प्रश्न उत्तर। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? जब किसी क्षेत्र में दीवाने आते हैं तो वहाँ वह जगह उल्लास से भर जाती है और जब चले जाते हैं तो सब कुछ सूना हो जाता है। इसलिए कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू कहा है। ठीक है। दूसरा, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का निशान भार की तरह लेकर चल रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? दीवानों के जीवन में भी असफलता आती है परंतु वे प्रसन्न रहते हैं। ठीक है। तीसरा है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? असफल होकर भी खुश रहना सबसे अच्छी बात है। ठीक है। पाठ 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। देखिए यहाँ से आप इसके शब्दार्थ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख रहे हैं? ले लिए? ठीक। चलिए पाठ 5 का प्रश्नोत्तर। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकते? पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकते क्योंकि फ़ोन या एसएमएस में हम वे बातें नहीं लिख सकते या बोल सकते जो पत्र में लिख सकते हैं। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं का नाम लिखिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? तो पत्र लेखन की कला के विकास, इसमें 2 उत्तर आते हैं। एक तो ये आते हैं कि 14 वर्ष की से कम उम्र की आयु के बच्चों का विद्यालय में पत्र की प्रतियोगिता करवाना, ये शुरू किया गया। दूसरा ये है जो इसमें लिखा हुआ है, पत्र लेखन की कला के विकास में सबसे पहले हरकारे आए, फिर घोड़े आए, उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार के आने से पत्र जल्दी पहुंचाए जाने लगे। ये भी सही होगा। ठीक है। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं, क्योंकि पत्र को हम संभाल कर सहेज कर रख सकते हैं परंतु एसएमएस को हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते क्योंकि वह डिलीट हो जाते हैं। जिस प्रकार महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू आदि की चिट्ठियाँ अभी तक संभाल कर रखी हुई हैं, उस प्रकार हम पत्र को संभाल कर रख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल नहीं ले सकते क्योंकि पत्रों को संभाल कर रख सकते हैं पर इन चीज़ों को हम संभाल कर नहीं रख सकते। ठीक है। तो ये हो गया आपका पाठ 5 तक। भाग 1 में मैंने प्रयास किया। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।